एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि इस पेपर को सर आपने लाजमी सॉल्व करवाना है, तो मैंने कहा सो कि फाइन, नो इशू, ठीक है। रेहान, आपने ना मुझे एक काम करना है। And one shows two trolleys. On the front of trolley A, there is a wooden rod. ओके। Trolley B is initially at rest. हम्म। As trolley A moves toward the right, the rod enters the modeling clay. हम्म, ठीक है। Trolley A, trolley A slow down and trolley B start moving. मूविंग, अच्छा ये मूव कर गई है, ठीक है। The trolleys then stick together and continue moving toward the right. ओ, ट्रॉली स्टिक हो गई है, ठीक है, और राइट की तरफ जा रही है, सही है। The 1.2 shows the speed time graph for the two trolleys. ठीक हो गया टू ट्रॉलीज का। ओके, मोहित आगे आप पढ़े द ट्रॉलीज। मोहित नेक्स्ट आप रीड करें, शाबाश। मोहित आवाज आ रही है? Yes, yes. The trolleys collide at time of 0.3 seconds. At time 0.5 seconds, the trolleys are moving at the same speed state. How figure 1.2 shows that during the collision, trolley B has a uniform acceleration. वेरी गुड जी। बच्चों, बड़े मजे का क्वेश्चन है कि एक ट्रॉली ए ने बी से कोलाइड किया है, बी बड़े मजे से सो रही थी। अब ट्रॉली ए ट्रॉली बी के साथ स्टक हो गई है और दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। उसकी एविडेंस ये है कि उनकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद ये सेम हो गई है। मैंने ब्लू कलर से शेड कर दिया है, ठीक है। अब सवाल ये है कि आप कैसे बताएंगे कि ट्रॉली बी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। जरा गौर से देखें ग्राफ के अंदर ट्रॉली बी का जो एक्सेलरेशन है, क्या ग्रेडियंट वो कांस्टेंट नहीं है? ग्राफ का ग्रेडियंट देखें, हाँ चेक करें ना, ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है कि नहीं है? बच्चों चेक करें, ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. है Yes, ना? sir. हम लिखेंगे ग्राफ हैज कांस्टेंट ग्रेडियंट। क्या आंसर लिखेंगे? ग्राफ हैज Constant. कांस्टेंट ग्रेडियंट। रेहान, अब आपने देखना है क्या क्या चीजें आपको डिफरेंस नजर आती है। बच्चों, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है ना वो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्लियर हो क्या? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रीड करें। मोहित आप रीड करें, सॉरी अरसलान आप रीड करें। Describe how the graph in figure 1.2 shows that the magnitude size of the acceleration of trolley B is larger than the magnitude of the deceleration of the trolley A. ए बच्चों, सवाल में कहता है कि आप बताएं एक्सेलरेशन बी का लार्जर क्यों है एज कंपेयर टू ए। जरा बी का देखें। सर Trolley A उसने 0 से 0.4 तक एक्सीलरेट किया और दूसरे ने मेरे ख्याल से 0.7 से किया है। एक मिनट, हाउ द फिगर 1 पॉइंट शोज दैट एक्सेलरेशन ऑफ बी इज लार्जर। रियान, अपने सर माइक ये को एक मिनट म्यूट करो। शाबाश, जब बोलना तब बात करो ना। थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस आ रही है आपके माइक से। जब बोलना बेशक बात करो, ठीक है। ट्रॉली बी का लार्जर क्यों है एज कंपेयर टू डी एक्सेलरेशन ऑफ ए। ट्रॉली बी का एक्सेलरेशन, एक मिनट। सर इसलिए क्योंकि जब ट्रॉली ए स्पीड से हिट करेगी ट्रॉली बी को तो वो स्पीड से मूव करेगी आगे 0.5 सेकंड से। अच्छा, एक चीज बच्चों, ट्रॉली मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन बी का ज्यादा है। उसकी वजह पता है क्या है? देखो टाइम तो सेम लगा है, वो गौर से देखें, टाइम दोनों का सेम लगा है। लेकिन ये ट्रॉली इधर से इधर तक आई है, 0.4 से 0.6 समथिंग आई, ये 0.7 तक आई है। लेकिन ये वाली 0 से 0.4 तक गई है। इसका मतलब है ये एक्सेलरेशन ज्यादा है, सेम टाइम के अंदर चेंज इन वेलोसिटीज का ज्यादा है। ये ग्राफ स्टीपर है, सिंपल बात ये। ट्रॉली बी का जो ग्राफ है वो स्टीपर है एज कंपेयर टू ट्रॉली ए के ग्राफ का। ट्रॉली बी का ग्रेडियंट ज्यादा स्टीपर है, तो हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ ट्रॉली बी इज स्टीपर। ये बातें ध्यान सीखनी है, अच्छा। एज कंपेयर टू ए। असलान अहमद देखो ग्रुप में मैसेज करो, सर आपका पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। अहमद योर पेपर, इतना लिख दो, ठीक है। ये देखो बच्चों, बी का जो ग्रेडियंट है ना, लुक एट दिस, बी का ग्रेडियंट ज्यादा स्टीपर है एज कंपेयर टू ए के। देखने में आपको सेम लग रहा है लेकिन सेम नहीं है। इसका बी का जो ग्रेडियंट है वो स्टीपर है एज कंपेयर टू बच्चों ए के, दैट्स व्हाई हमारे पास इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा है। मिनाल आगे आप पढ़ें। ग्रुप में कोई मैसेज कर रहे हैं, लेट मी अच्छा, सकीना आ गई है। ओके, नेक्स्ट आप रीड करें। मिनाल कैलकुलेट मिनाल मिनाल को ड्यूरेशन रीड करें। मिनाल आप रीड करें।
मिनाल आप रीड करें, शाबाश। मिनाल आपको आवाज आ रही है मेरी? Sorry, sir, बोल देना. जी। Calculate the acceleration of trolley B when t is equal to 0.40 seconds. अच्छा 0.4 पे जाके ट्रॉली बी का एक्सेलरेशन निकालते हैं जी, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0.4। अच्छा मजे की बात ये, यहाँ पे एक्सेलरेशन मांग रहे हैं हमसे, नो मैटर कि टाइम हमें 0.4 दे, 0.5 दे, 0.3 दे, हम बच्चों एक काम करेंगे, वी जस्ट पिक दीज 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट ओवर हियर, 1 पॉइंट ओवर हियर, ओके, एंड वी विल गो फॉर टाइम टेकन। ये देखो, सो हम एक्सेलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी 0.4, इनिशियल 0 और टाइम 0.3 से 0.5 तक कितना टाइम बनेगा बच्चों? ये टाइम कितना बनेगा? ये वाला टाइम 0.3 से लेकर 0.5 तक 0.2। तो आप करें फाइनल वेलोसिटी आ गई 0.4, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0, टाइम आ गया 0.2, तो 0.4 माइनस 0.4 माइनस 0 ओवर 0.2। तो आप करें एक्सेलरेशन के लिए फाइनल 0.40 माइनस 0 ओवर 0.20। टाइम देखें 0.20 क्यों लिया है? लुक एट दिस, ये टाइम कितना बनता है फिलहाल? कितना टाइम बनता है? 0.5 से लेकर 0.3 तक 0.2 बनता है ना, 2 seconds. दैट्स व्हाई। चलें शाबाश, सॉल्व करें सारे, एक्सेलरेशन आ जाएगा, बी क्विक। हरी अब जल्दी से सॉल्व करें, बी क्विक। अस्सलाम वालेकुम सकीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सकीना आज एक बच्चे ने पेपर की रिक्वेस्ट की थी 4-5 दिन से कि 2024 का ओ लेवल का एक पेपर है सॉल्व करवाना है ना, मैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है? ग्रुप में कोई आया तो नहीं है? ठीक है सर। फिर सेक्शन ए का मैं मैराथन भी अपनी स्पेशल लूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। इसका आंसर 2 है। इसका आंसर 2 आता है, यस। ओके 2। सकीना मैंने देखा है आप ऑनलाइन क्लास में बहुत ज्यादा फोकस करती हो एज कम्पेयर टू फेस टू फेस क्लास में। फेस टू फेस बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट। चलो सकीना रीड, mass of trolley is The mass of trolley A is 0.08 kg. The mass of trolley B is 0.06 kg. Show that momentum is conserved in the collision. अच्छा बच्चों, मोमेंटम कंजर्व का मतलब ये है कि whenever you can say momentum before collision is equals to momentum after collision, total momentum before collision and total momentum after collision सेम हो जाए, इसको कंजर्व कहते हैं। अब बच्चों हम एक काम करते हैं, देखो दोनों का पहले मोमेंटम बिफोर निकालते हैं फिर आफ्टर निकालते हैं। चलो इधर बिफोर निकालते हैं इधर आफ्टर। आप बताएं मोमेंटम 2 ट्रॉलीज है ना, एक ट्रॉली ये है एक ट्रॉली ये है, चलें इसका मोमेंटम निकालते हैं सबसे पहले ट्रॉली ए का। तो हम कहते हैं मास ऑफ ए इनटू स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ट्रॉली बी का मैं 0 क्यों ले रहा हूं मोमेंटम बच्चों? बिकॉज दिस इज एट रेस्ट। चलो स्टेशनरी है। स्टेशनरी निकालो, आपकी क्लास है, आपको सॉल्व करना है। ए की मास भी पता है, की वेलोसिटी भी पता है। मास नीचे दी हुई है, मास है ए की 0.80, ए की मास है 0.80 और ए की स्टार्टिंग स्पीड भी दी हुई है। ग्राफ में देखो ए की स्पीड कितनी बनती है 0.6 के बाद 0.64, 0.68 और 0.7 बनती है। ट्रॉली की जो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0.7 बनती है बच्चों, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम का। निकालें ए और बी का टोटल, बी का 0 है, अच्छा बी का मोमेंटम है ही 0 है, तो ये इनिशियल निकालो शाबाश। 0.56 आ रहे सर। 0.56। तो हम एक काम करते हैं, ए का मोमेंटम इधर लिख लेते हैं 0.56 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारे पास ए का मोमेंटम, टोटल ए और बी का टोटल मोमेंटम। अब हम ए और बी का फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। चलें देखते हैं, दोनों गाड़ियां स्टक हो गई हैं तो हम लिखते हैं मास इनटू, एक काम ना करें वेलोसिटी कॉमन ना ले लें बच्चों? मुझे बताएं मैं वेलोसिटी कॉमन क्यों ले रहा हूं? एनीबॉडी? बिकॉज एनीबॉडी, शाबाश। बोथ कार्स स्टक टुगेदर। देखिए सकीना मुझे कहता है ए और बी ट्रॉलीज हैं, ये कोलिजन के बाद स्टक हो गई आपस में। लुक एट दिस ग्राफ, ये स्टक का एविडेंस है कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब हम क्या करते हैं, सेम वेलोसिटी है 0.4, ये है वो सेम वेलोसिटी 0.4। तो हम करेंगे बच्चों 0.40
इनटू ए की मास और बी की मास को ऐड कर देते हैं। ए की मास है 0.80 और बी की मास देखिए नीचे गिवन है 0.60। चलें सॉल्व करें। 0.80 0.60 1.40, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.40 के साथ, देखते हैं क्या आंसर बनता है। अगर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर सेम आ गया तो फिर तो मजे। चेक करो 0.56 ही आ रहा है। 0.56 वन सेकेंड आ गया 0.56 0.56। बच्चों यही हमने शो करना था। शो मारने में तो वैसे भी हम बहुत अच्छे हैं, सो हमने शो मार लिया। एनीबॉडी आस्क क्वेश्चन प्लीज, जहां से मसला है। सर ये फॉर्मूला क्या यूज किया है? गुड क्वेश्चन सकीना। बिफोर कॉलेज में मैंने किया है मास ऑफ ट्रॉली ए इनटू स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ए का मोमेंटम हो गया और बी वाली ट्रॉली रेस्ट पे थी। ठीक है सकीना, ये आंसर आ गया। ये समझ आ गया। ए की मास भी जी। सकीना पता है, ये मास है ए की, ठीक है, और वेलोसिटी भी पता थी ए की, ठीक है। ए की मास सकीना ये लिखी हुई है, अच्छा, और बी की मास ये लिखी हुई है। अब ए की वेलोसिटी सकीना ये थी, मैं शेड करता हूँ ग्राफ को, ये देखें, ये ए की वेलोसिटी थी 0.7, ठीक है। और कोलिजन के बाद ये वाली वेलोसिटी थी जिसको ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, ये, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ए की मास इंटू वेलोसिटी कर लिया 0.56। अब कोलिजन के बाद दोनों ट्रॉलीज की वेलोसिटी सेम थी, तो मैंने सकीना यहाँ पे क्या किया, वेलोसिटी कॉमन ले ली, मास ऑफ ए की है प्लस मास ऑफ बी की है। ये कॉमन वेलोसिटी ग्राफ में गिवन थी, ये ग्राफ में गिवन थी, और ये दोनों मैसेज भी गिवन है। ग्राफ में कॉमन वेलोसिटी ये गिवन है, ये देखो दिस वन, ठीक है, विच इज 0.4, विच इज 0.4, ये देखो क्लियरली लिखी है 0.4, ये देखो गिवन है। उस वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है 0.4 की जगह, और मैसेज पता थी, मैसेज को ऐड कर दिया है, तो आंसर 0.46 आ गया। सो वी आर सो हैप्पी बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दे आर सेम। सर ठीक पूरा हो गया पेपर, जी, बोलो रेहान, अब आगे पढ़ोगे? सर मैंने बोला पूरा पेपर करेंगे। ओहो, आज कर लेंगे, आधा फिर कर लेंगे ना, ठीक है, कोई मसला इन्होंने नहीं। ये between the same trolleys, the rod and the modeling clay are not present. Trolley A hits trolley B with the same initial speed. Explain why the gap between the trolleys is larger in the collision. बच्चों देखिए क्वेश्चन ये, पहले ट्रॉली ए ने ट्रॉली बी को हिट लिया, उसमें मॉडलिंग क्ले प्रेजेंट थी, सबको मॉडलिंग नजर आ रही है, लुक एट दिस, ठीक है। अब कहते हैं एक ऐसी ट्रॉली थी जिसमें मॉडलिंग क्ले है ही नहीं थी। अब आप बताएं विदाउट मॉडलिंग क्ले फोर्स ज्यादा लगेगी ट्रॉली बी पे या कम लगेगी, सोचिए जरा। ज्यादा। अगर आप बच्चों घर में मैट्रेस पे जंप लगाएं, आपको ज्यादा लगती है या हार्ड फ्लोर पे ज्यादा लगती है आपको? सर हमें ज्यादा लगती है। फ्लोर पे ज्यादा लगती है। अगर एक बच्चा रोड पे जंप मारता है उसको ज्यादा लगेगी, एक बच्चा सैंड के ऊपर जंप मारता है सैंड पे कम लगेगी, ठीक है। तो अब मॉडलिंग क्लियर नहीं होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगी, तो आपने आंसर बिल्कुल ठीक दे दिया मिनाल, फोर्स विल बी ग्रेटर। लेकिन रीजन क्या हो सकती है? कितने लोगों को फॉर्मूला याद है मोहित? फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, मिनाल याद है? तो बिकॉज अब जब मॉडलिंग क्लियर नहीं होगी तो टाइम स्मॉलर हो जाएगा कोलिजन का, तो फोर्स लार्जर हो जाएगी। विदाउट क्ले टाइम स्मॉलर हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताएं व्हाई वी प्रेफर एयर बैग इन आवर कार्स? कभी एयर बैग की साइंस आपने सीखी है? व्हाई वी प्रेफर एयर बैग इन आवर कार? बिकॉज एक्सीडेंट में एयर बैग से क्या होगा बच्चों कि टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज हो जाएगा, एयर बैग को प्रेस होते होते टाइम लगेगा, दैट्स व्हाई फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, हमें कम लगती है। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे फोर्स विल बी ग्रेटर बिकॉज टाइम विल बी स्मॉलर। जब मॉडलिंग क्ले नहीं होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगी, मॉडलिंग क्ले होगी तो फोर्स कम लगेगी। तभी हम एयर बैग पहनते हैं, तभी हम हेलमेट पहनते हैं, तभी क्रिकेट प्लेयर विकेट कीपर अपने हाथ को पीछे मूव करता है जब वो कैच करता है। कोई भी आप वीडियो देख ले किसी क्रिकेट प्लेयर की, जब वो कैच करेगा वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे मूव करेगा, उसकी रीजन ये वो टाइम ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज कर रहे होते हैं ताकि फोर्स कम हो जाए। नेक्स्ट आते हैं जी। वो कितने मजे का क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गए हो। चलो जी स्टार्ट करो अरसलान। Figure 2.1 shows a small swimming pool container containing water. The depth of water in the pool is 0.80 meter. The density of water is 1000 kilometer cube. Here that
the mass of water in the pool is approximately 67 ओके बच्चों, kilograms. आप सबसे पहले बताएं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमसे मांगा क्या है? मास मांगा है। गॉड, तो वॉल्यूम को तो मल्टीप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। सकीना, ये आप पे पास पेपर करते करते बहुत सीखोगी कॉन्सेप्ट। अच्छा, बिकॉज आई थिंक आपका माइंडसेट इस तरह का, आप अप्लाई करते हुए जब कोशिश करती हो ना और थोड़ी सपोर्ट हो, यू लर्न अ लॉट। ओके, अब सकीना देखो, हमें वॉल्यूम, लेंथ विथ हाइट गिवन है। ये हमारे पास विथ है, ये हमारे लेंथ है पूल की, और हाइट भी गिवन है। तीनों वैल्यूज गिवन है। चलें वॉल्यूम निकालें, शाबाश। वॉल्यूम को सॉल्व करें। लेंथ है 4, विथ है 2.1 और हाइट है 0.80। लेट्स सी वॉल्यूम कितना आता है। आधा पेपर हम आज कर लेंगे, क्वेश्चन 4-5 तक, आधा इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो रही है बच्चे से सिलेबस की, ठीक है। इतने मीटर क्यूब आ जाएगा, और डेंसिटी तो डेफिनेटली गिवन है, अरसलान ने बता दी थी 6.72। वेरी वेल डन। अब सकीना देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। वॉल्यूम आ गया हमारे पास, डेंसिटी भी हमारे पास है, तो सकीना डेंसिटी के साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मैस। मोहित क्यों चुप हो? मैं चाह रहा हूँ बाकियों को भी मौका मिले सर। बोलो शाबाश। अब बताओ क्या आंसर आएगा? 6720 6720 6720 गुड किलोग्राम प्रूव हो गया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6700। सकीना देखो प्रूव हो गया ना? यस सर। गुड। मजे का क्वेश्चन था, अभी तक मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं। गुड। डिफाइन प्रेशर। सकीना कहती है ओ लेवल्स का पेपर कितना आसान होता है। सकीना, दिस इज ओ लेवल्स, ओके। per unit volume. प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलू, फोर्स पर यूनिट एरिया। रेहान क्या हो गया, नींद में हो? हाँ, फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट, ओ प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द पूल। पूल की बेस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? असलान, मुझे याद है मैंने प्रेशर लिक्विड का क्या फॉर्मूला बताया था? P equal to rho GH। क्या बात है, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। अब एक मिनट अरसलान, इनसे पूछते दो। अरसलान, मुझे आपने नहीं बोलना, बॉयज बाकी बोले। हाइट हम कौन सी लें? 4 लें, 2.1 लें, ये वाली ले लें, ये वाली हाइट लें? कौन सी हाइट है? ये हाइट है। हाँ, विच वन इज हाइट? सर ग्रुप में कोई मैसेज कर रहा है, लेट मी। अच्छा, कोई नहीं आया, उनको बोले दोबारा आए। जो भी आना चाहे उसको बोले दोबारा आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे काम करना है, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच कर लें। अच्छा, डेंसिटी की वैल्यू ऊपर गिवन है 1000, इनटू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.81, इनटू हाइट की वैल्यू है 0.80। सॉल्व करो शाबाश। बी क्विक बच्चों, जल्दी सॉल्व करें। अच्छा बात सुने, टीचर्स ने क्या बताया? ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 यूज करनी है 10। यस सर। सही हो गया, चलो फिर 10 यूज करते हैं। ये लो, तो आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 पावर 3। यस, 8800। 8000। पक्की बात है? और 1000 है ना पीछे डेंसिटी। चेक तो कर लो, 10 से मल्टीप्लाई भी किए हुए ना। ये आ गया सर। चलो ठीक है, 8008 इंटू 10 पावर 3, ठीक है। ओके नेक्स्ट। सकीना, पहले मुझे एक बात बताई, एक फॉर्मूला सकीना को शायद याद हो हीट कैपेसिटी का। बिफोर यू डू दिस, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ओ माशाल्लाह, मिनाल आपको याद है MC डेल्टा T? मिनाल, हाँ। अब ये क्वेश्चन मिनाल पढ़ेगी, चले देखते हैं। मिनाल, डेटा गिवन है, अच्छा पढ़ो मिनाल। सर 4 को बोल देना। चलो चलो सकीना आप पढ़ लें। The water in the pool is initially at a temperature of 10 degree. The temperature rises when 5.1 into 10 raised to the power 8 joules of energy is transferred to the water. The specific heat capacity of water is 4200. Calculate the final temperature of the water. अच्छा बच्चों, आप फाइनल तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते फॉर्मूला से, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर क्या है? चेंज है ना। तो हम पहले
चेंज निकालते हैं, फिर आखिर में देख लेंगे कितना राइज हुआ। अच्छा, तो अप्लाई दिस इक्वेशन रो जी एच। चलें, क्यू की वैल्यू बताएं शाबाश। क्यू गिवन है 5.1 इंटू 10 पावर 8। मोहित रसलान बोलो शाबाश। मैथ्स कितनी होगी? रियान बोलो, इट्स योर क्लास। मैथ्स गिवन है पीछे कहीं? मैथ्स ये है, मैथ्स है 6700। मैथ्स बच्चों गिवन है 6700 इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना सिर्फ गिवन है मैथ्स के लिए दिया हुआ है? पिछले पार्ट में से की ना, ये दिया हुआ है ये। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैथ्स भी दिया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट, मैथ्स दे दिया, सी की वैल्यू भी गिवन है, ये गिवन है 4200 इनटू चेंज इन टेम्परेचर मिसिंग है, ये हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करके इधर डिवाइड कर दो फिर आखिर में। ठीक है, यहां से आपके पास चेंज इन टेम्परेचर का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो शाबाश, रेहान करो। आप शौक से पास पेपर करो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी ग्रेड पे। अच्छा, सिर्फ शौक से सॉल्व करो, पैशन होना चाहिए आपको पास पेपर्स का। सर मेरे पास तो 18.12 आ रहा है। ठीक हो गया, 18 ले लेते अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब मुझे बताओ 18 चेंज आ गया। अब चेंज इन टेम्परेचर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर सकीना के पास अभी 5000 है और ईद के बाद 15000 हो जाए, जाहिर होंगे इसको ईदी मिलेगी। तो 5000 से 15000 का मतलब ये कि 10000 क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम करते हैं चेंज इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। हमें क्या गिवन है? फाइनल टेम्परेचर मिसिंग है बच्चों, दिस वन इज मिसिंग। ठीक है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। चलें लगाते हैं, यहाँ पे 18 लगा देते हैं। चेंज फाइनल इज x, इनिशियल इज कितना था इनिशियल? देखिए बच्चों इनिशियल कितना है? 10। तो 10 और वो 28 सेंटीग्रेड। सच बताइए, लाइक दिस क्वेश्चन? आज के बाद अगर कोई बच्चा ओ लेवल्स वाला कहे ना हमारे पेपर्स बहुत मुश्किल होते हैं, उसको बोलो छोड़ो यार हमने किया हुआ है। इज इट सो डिफिकल्ट? सही पेपर ज्यादा आसान है आईजीसीएसई वाले से। काफी इजी है। तो आज तक जो भी किया है। हाँ हाँ, मुझे खुद भी इजी लग रहा है। पेपर इजी है, बाकी बहुत मुश्किल है। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हाउ एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। यार कभी आप शिवरिंग, आप ना पूल से बाहर आए या बात लेके वापस आए, धूप पे चले जाएं, आपने देखा होगा कुछ शिवरिंग होती थोड़ी देर के लिए। व्हाई सर क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं ना सर, इवेपोरेशन के प्रोसेस होता है, क्योंकि जो हमारे साथ पार्टिकल होते हैं सर वो कौन से हाई पार्टिकल बाहर जाते हैं? हाई एनर्जेटिक हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दे एस्केप फ्रॉम सरफेस, दे एस्केप फ्रॉम सरफेस एंड लेस एनर्जेटिक लेफ्ट बिहाइंड। आज सकीना ने वादा किया सर मैं आखिर में पढ़ती हूँ, अब देखना मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह। क्यों सकीना? ठीक है। सो बच्चों एक बात, गुड, एक और बात, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप कर जाएगी ना रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की, जब आप गर्म चाय को छोड़ देते हैं। हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल अरसलान की चाय से बाहर निकल जाते हैं, तो रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी? ड्रॉप कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स ड्रॉप, दैट्स व्हाई इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है अरसलान? Changes to factor in the environment of the swimming pool can cause an increase or decrease in the amount of evaporation on the surface of water. वेरी गुड बच्चों। State 2 changes to environmental factor that increase the amount of evaporation from the surface of the water. दो ऐसे फैक्टर बताएं चेंजेस बच्चों जो इवेपोरेशन को इंक्रीज करें, अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करें। सोचें, व्हाट टू फैक्टर्स आर देयर जिससे इवेपोरेशन, घर में आप कपड़े, surface area. वेरी गुड, कपड़े अगर आप धोते हैं तो कपड़े आप इस तरह ना ओपन करके डालते हैं, वाइडर करके सरफेस एरिया। ये बात सुने, उन्होंने स्टेट 2 चेंजेस टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं मांगा हुआ। ओह यस, एनवायरमेंटल मांगा, यू आर राइट। विंड स्पीड है ना, और टेम्परेचर सराउंडिंग हाई और लो, टेम्परेचर सराउंडिंग यस, तो टेम्परेचर सराउंडिंग हाई हो। वेरी गुड सकीना, नाइस ऑब्जर्वेशन। हम तो पढ़े बगैर ही जा रहे थे। गुड, ये दो फैक्टर्स बच्चों ऐसे हैं जो एनवायरमेंटली, हाँ ह्यूमिडिटी लेवल भी कह सकते हैं बच्चों,
लेस मॉइस्चर इन एयर, है ना, लेस मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी इन एयर, तो तब भी वेपरेशन। जिस दिन क्लाउडी वेदर हो उस दिन ज्यादा कपड़े ड्राई होते हैं जल्दी, या सनी वेदर हो? सनी। ठीक हो गया। हेलो जी, 16 साल आ गए जी। कौन पढ़ेगा? जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो रीड करे। Sir, remember, पढ़ो ध्यान। figure 3.1 shows a solar-powered charger connect to a cell phone. ओके Mobile. A battery inside cell phone is charged by a solar-powered charger. Complete figure 3.2 to show the useful transfer of energy from the sun to the battery. अच्छा बच्चों, एक बात बताऊं, सोलर पावर बैंक आ गए। अच्छा, अब आप लोग ना दराज से या अलीबाबा से मंगवा सकते हो सोलर पावर बैंक। आप जब कहीं जाते हो बाहर, बस पावर बैंक बाहर छोड़ दो, लेकिन पाकिस्तान में वापस आओगे पावर बैंक ही में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आ गए। अच्छा, सोचे ना मोहित, क्या यार मैंने यूएसएस के टेरेस पे पावर बैंक रखा था, नीचे मैच खेलने गया, वापस आया है ही नहीं है ना, ऐसे ही हो सकता है। एनीवे चलें। अच्छा बच्चों, एनर्जी फ्रॉम द सन, कौन सी एनर्जी होती है सन के अंदर? सोलर। Solar. उसके बाद लाइट फ्रॉम द सन से आ गई इलेक्ट्रिकल चार्जर में। और सोलर फ्रॉम द एनर्जी द सन कौन सी? हीट एनर्जी है ना। हीट ले, लाइट लेते हैं, हीट भी नहीं, लाइट चलेगा। लाइट एनर्जी इन द सन, लाइट की एनर्जी इन द सन होगी, उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्जर होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। और बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होगी बच्चों? केमिकल। केमिकल एनर्जी। क्या बात है यार, वेरी गुड। अच्छा, पहले वाले में एग्री करते हो, लाइट के अलावा हीट तो नहीं आ सकता, लाइट ही आएगा। ठीक है। वाई बैटरी टेक्स लॉन्गर टाइम टू चार्ज ऑन अ क्लाउडी डे? ओ सर, क्योंकि वो लाइट पे डिपेंड करता है उसका जो। क्या लिखूंगा? लेस लाइट अवेलेबल, लेस सन इंटेंसिटी, या लाइट की इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती है, लाइट की इंटेंसिटी ड्रॉप हो सर, जाएगी। क्योंकि वो डिपेंड करता है सनलाइट पे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब अरसलान पढ़ेगा। After use, the outside surface of the cell phone is warm. When switched off, the cell phone cools down. Name and describe the three processes by which thermal energy is transferred as the cell phone cools down. बच्चों कहते हैं आपका सेल फोन बहुत ज्यादा हीटअप हो गया है ना चार्जिंग के बाद, ये सेल फोन, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर इसको छोड़ दें चार्जिंग के बाद तो वो जल्दी से कूल डाउन हो जाता है। 3 ऐसे प्रोसेस बताएं जिसके थ्रू सेल फोन कूल डाउन हो जाता है। क्या होता है? देखिए, आउटसाइड सरफेस पे वार्म होता है पहले ना, क्योंकि ज़ाहिर सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो भी, फोन भी, लेकिन जैसे ही आप उसको उतार देते हैं तो सेल फोन कूल डाउन। नेम डिस्क्राइब 3 प्रोसेस बाय व्हिच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज द सेल कूल डाउन। 3 प्रोसेस कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सबसे पहले कंडक्शन। क्या? कंडक्शन कैसे? हीट एनर्जी सेल फोन की बॉडी में, मेटल की बॉडी में क्या करती है? फ्लो होती है। हीट जाती है इनसाइड द फोन फ्रॉम हॉट रीजन टू हॉट से कोल्ड रीजन में, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगी कंडक्शन। अब बताओ, हीट अगर आउटर बॉडी में आ गई है अब क्या होगा? रेडिएशन। बोलो, एक्सप्लेन करो। रेडिएशन क्यों होती है बच्चों? हॉटर बॉडी क्या करेगी? एमिट। मोहित बोलो ना, हॉटर बॉडी ये सेल फोन क्या करेगा? एमिट करेगा थर्मल एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, थर्मल एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, लास्ट प्रोसेस कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे होगा? आप मुझे बताएं, कुछ हीट लेस देन के ऊपर भी तो जाएगी ना, ऊपर की तरफ कुछ हीट लेस ऊपर भी तो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। तो क्या कहेंगे? हॉट एंड, सकीने क्या लिखे? हॉट एंड लेस डेंस मॉलिक्यूल्स राइजेस अप। ठीक है, Cool and denser falls down. ठीक हो गया। तो ये बच्चों उसने पूछा है 3 प्रोसेस बताएं जिससे थर्मल एनर्जी सेल फोन को कूल डाउन करने में हेल्प करती है।
सेल फोन की बॉडी के अंदर से जो बाहर तक आती है ना एनर्जी, वो कंडक्शन के थ्रू आएगी, सेल फोन की बॉडी के अंदर से आउटर बॉडी तक, ठीक है। और रेडिएशन साइडों में गई तो रेडिएशन, ऊपर गई तो कन्वेक्शन। सच बताएं, बात समझ आ गई है? जी सर। गुड। चलें, अब मुझे बताएं ये फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? चार्ज इक्वल्स टू करंट गिवन है बच्चों, सोचे फॉर्मूला कौन सा लगे? करंट गिवन है, टाइम गिवन है। IT. यस सकीना, वेरी वेल डन। Q इक्वल्स टू IT, हमसे चार्ज मांगा है। ओ टाइम को क्या करूं रेहान, चेंज करूं ना करूं? अब कौन आ गया क्लास में? अहमद आ गया। चलो जी, Q इक्वल्स टू IT। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अहमद, हम ये इस क्वेश्चन में पहुंचे हुए हैं थर्ड पे, ठीक है। बाकी ठीक मैंने है रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए, आप जब लेट हो गए थे, ठीक है। ये मैंने रिकॉर्ड ठीक। कर लिया बाकी। अच्छा, Q इक्वल्स टू IT बच्चों जल्दी करें। करंट कितना है, थोड़ा सा स्पीड लगाएं। 300 मिली एम्पेयर गिवन है ना, मिली एम्पेयर, तो क्या करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 1000, और टाइम 4.5 आवर्स। आवर्स को कैसे चेंज करें? 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। बस आप इसको सॉल्व करें, इसका आंसर 0.3 आ जाएगा। इसको बस कॉम्प्लिकेट ना करें, इसका आंसर 0.3 आ जाएगा। इसको डिवाइड बाय 1000 इधर ही कर लें, 0.3 आ जाएगा। अरसलान मोहित, आपका कैलकुलेटर क्विक है, जरा शाबाश जल्दी। Sir, final answer for 4860. 4860। एंड चार्ज की यूनिट कितने लोगों को याद है? एम्पेयर, सेकंड, कूलम? एम्पेयर नहीं, एम्पेयर करंट नहीं Coulomb. होती, कूलम्स। अच्छा अहमद, आपने अभी ज्वाइन किया है ना, इसमें था कि एक सोलर पावर चार्जर है, तो कौन सी एनर्जी आती है सोलर चार्जर में? इन्होंने को बोला लाइट। फिर बोला है कि चार्जर की बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? देखो, वो केमिकल होगी। केमिकल। आगे पूछा बैटरी क्यों क्लाउडी डे पे इतना टाइम लगाती है चार्जिंग में? तो इन्होंने बोला है, अहमद आपका क्या ओपिनियन है, व्हाई बैटरी टेक क्लाउडी डे पे मोर टाइम? लेस लाइट अवेलेबल है ना क्लाउडी डे पे। जी सर। ठीक हो गया। आगे अहमद पूछा है कि मोबाइल फोन का चार्जर वार्म हो जाता है ना धूप पे रखे रखे, फिर वो कूल होता है। 3 प्रोसेस बताएं जिससे चार्जर कूल होना स्टार्ट कर देता है। तो हमने 3 प्रोसेस लिख दिए हैं, ये देखो, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। बच्चों बताएं मोहित, कंडक्शन से कैसे चार्जर कूल होता है? हीट हॉटर से पोलर पे जाती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह टू द से। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हीट अंदर से, मोबाइल फोन के अंदर से चार्जर से बाहर बॉडी की तरफ आ जाती है, ठीक है अहमद। रेडिएशन क्या होता है अरसलान, आप बताओ? हॉटर बॉडी, ये चार्जर वो थर्मल एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन जाती है। थर्मल एनर्जी ऑल डायरेक्शन में, क्योंकि चार्जर हीट अप हुआ है और सराउंडिंग थोड़ी कूल है। कन्वेक्शन कैसे होगी, आप सकीना बताओ? हॉट एंड Hot and dense rises up. sorry, hot and less dense, I'm so sorry, hot and less dense molecules, they rises up, that's why it is no convection। अहमद समझ आई यहाँ तक? जी सर। बाकी अहमद आप वीडियो देखना, वो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 4 पे अहमद आप रीड करो तेज जरा। Figure 4.1 shows light passing through a triangular glass prism. State the value of the angle of incidence at point P. पॉइंट पी पे एंगल। अच्छा, अब देखते हैं हर बच्चे को 90 लग रहा है, और ये इतना बड़ा धोखा है यहाँ पे, फ्लॉ है, पता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं जहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल है, यानी किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे डॉटेड लाइन लगाओ, दैट इज नॉर्मल। अब फॉर एग्जांपल सकीना देखो, सकीना जरा गौर से देखना, अगर अहमद नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करता और रे ऐसे आती इस तरह से, अब एंगल था 30 था 40 था जो भी था, लेकिन अब रे अगर ऐसे आ जाए सकीना, ऐसे टॉप से आ जाए, ऐसे यूं, 0 डिग्री नहीं होगा? अब 0 डिग्री होगा, बिकॉज क्योंकि इस पे एंगल 0 है। अभी यहाँ पे ए में एंगल 0 है, बी में एंगल 30 है। तो आप मुझे बताएं, ये जो पी वाला केस है, ये ए वाला केस है, बी वाला केस है? जरा गौर से देखें किससे मैच हो रहा है? ये वाला। ए वाले से मैच हो रहा है। सकीना क्लियर हुआ? मतलब Yes, सकीना sir. जब भी किसी वाटर सरफेस पे ग्लास पे सीधा 90 पे एंगल लाइट नजर आ रही है ना, तो एंगल 0 होता है। आई समझ? जब आपको Yes, sir. सीम्स टू बी 90 हो लेकिन होता 0 है, बिकॉज हमने एंगल पानी के साथ, ये ग्लास के साथ नहीं लेना, हमने एंगल इस डॉटेड लाइन के साथ लेना था, इसके साथ। चलें नेक्स्ट, ड्रॉ द नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट आर। आर पे नॉर्मल ड्रॉ करना है जी। नॉर्मल कहते हैं बच्चों जो डॉटेड लाइन हो, जो उसको 90 डिग्री पे कट करे। क्या करे? इसके लिए बच्चों आपको पेपर स्केल चाहिए होगा, और 90 डिग्री पे रखना है आपने उसको। कितने पे?
90 पे, ये देखें अभी, लुक एट दिस सकीना, ये हमारे पास आ गई नॉर्मल, आगे समझ। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, एक्स होगा या वाई होगा? और सर जी नॉर्मल कैसे बनाए? नॉर्मल कहते हैं, देखो उसने पूछा आर पे नॉर्मल बनाओ ना, आर पे नॉर्मल के लिए 90 पे डॉटेड लाइन होती है ना, देखो ऐसी सरफेस पे अहमद, ऐसी सरफेस हो ना तो नॉर्मल ऐसे बनता है, यूं। ठीक। देखो अब एक और बात बताता हूँ, अगर ऐसी सरफेस हो, सपोज को ये यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनता है, नॉर्मल के लिए 90 डिग्री पे कट करना जरूरी है, ठीक है सकीना? जब भी नॉर्मल बनेगा बच्चों, हाँ मिनाल, जब भी 90 डिग्री पे डॉटेड लाइन बनाओगे दैट इज नॉर्मल। अब मुझे बताएं, आर पे जो मैंने रेड लाइन बनाई है, क्या ये 90 पे नहीं है पॉइंट आर पे? डॉटेड लाइन को देखो, डॉटेड लाइन इस ब्लैक वाली लाइन के साथ, इसके साथ, ये जो ब्लैक लाइन है ये, इसके साथ देखो आर 90 पे है कि नहीं है, इस जगह पे देखो जी सर। रेड लाइन को, ठीक है? तो ये 90 पे थी, क्लियर हो गया? अच्छा, तो लेबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बताइए ना, एंगल ऑफ एक्स है या वाई है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में? वाई को मिटाना पड़ेगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है? अच्छा बच्चों, एक और बात बताएं, ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, क्योंकि रे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कि ना ये थोड़ा चैप्टर आपकी वीक है, लेकिन सही हो जाएंगे, परेशान ना हो। अच्छा चलो नेक्स्ट, स्टेट टू कंडीशन दैट नो लाइट रिफ्रैक्ट, कोई लाइट आउट ना हो, आउट ना जाए, रिफ्रैक्ट का मतलब है बाहर ना जाए, एट पॉइंट क्यू। बच्चों क्या कंडीशन है कि लाइट बाहर नहीं गई क्यू से, अंदर चली गई वापस? यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ सबर। बच्चों लाइट क्यू से बाहर क्यों नहीं गई वैसे? मतलब लाइट ऐसी भी स्कीना जा सकती थी, ऐसे यूं भी तो जा सकती थी, लाइट यूं भी जा सकती थी, इस तरह यूं। अरसलान कितना अच्छा मैंने आपको पढ़ाया था, जरा बोलो ना, ये एंगल किससे ज्यादा है? इसके क्रिटिकल एंगल से। यस, मैंने आपको कहा था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा हो कि वो क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए तो वो वापस डेंसिटी मीडियम में चला जाएगा, तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे टू कंडीशंस हैं। फिर तो कंडीशन ये है कि नंबर 1 कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो मैं इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अभी देता हूँ 2 मिनट में। और दूसरा ये है कि लाइट शुड गो फ्रॉम मोर डेंसर टू लेस डेंसर। क्या? मोर डेंस टू लेस डेंस। लाइट की डायरेक्शन ग्लास से एयर की तरफ होनी चाहिए, लेस डेंस की तरफ होनी चाहिए। सकीना हेलो, आवाज आ रही है? अब एक चीज देखना, ये जो बॉयज को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, जरा इसकी एक चीज बताता हूँ आपको, छोटी सी चीज है, 1 मिनट देखना। मैं आपके सामने 3 रेस लगा रहा हूँ। रे नंबर 1 ये रे स्ट्रेट जाती है, ये बेंड नहीं होती, ठीक है? रे नंबर 2 में ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना जरा गौर से, ये रे सकीना ऐसे लगती है, ऐसे, सॉरी 1 मिनट इधर, ये ऐसे, ठीक है? और ये स्लाइड सा अवे हो जाती है अपने पाथ से, ठीक है? रे 3 ऐसे लगती है सकीना, और वो एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर हो जाती है रे 3, ठीक है? और रे नंबर 4 जो है वो ऐसे हिट करती है, ऐसे यूं, और वापस पूल में या पानी में या ग्लास में वापस आ जाती है। सकीना बताए कौन सी रे आपको लगता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी जो वापस आ गई है? विच रे इज कमिंग बैक? कौन सी रे सकीना? 4, वेरी गुड। अच्छा, अब किस में आपको लगता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल है? जरा गौर से इसमें देखो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको क्रिटिकल बोलेंगे बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नाउ 90 डिग्री, तो इसको क्रिटिकल एंगल बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ठीक है? और ये वाला एंगल जो है क्रिटिकल से लेस है कि नहीं है? ये वाला एंगल सेकंड में जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्रिटिकल से देखो लेस है ना। मींस अगर सकीना कहती है ये वाला एंगल है 49 डिग्री, सपोज करो, तो ये वाला एंगल है 30 डिग्री, फिर ये वाला एंगल है ये वाला 50 डिग्री, सपोज करें 50 ले लें या 55 ले लें, चलें। इसका मतलब ये सकीना को एक बात समझ आ गई है, अगर क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो लाइट वापस आ जाएगी, क्रिटिकल से कम होगा तो लाइट बाहर चली जाएगी, ठीक है? तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट डेंसर की मीडियम की लाइट वापस डेंसर मीडियम में आ जाए, डेंसर मीडियम की लाइट वापस डेंसर
मीडियम में आ जाए, ठीक है? ये बात समझ आ गई? जी सर। एनीवे सकीना मैंने नोट कर लिया, आपका लाइट का टॉपिक थोड़ा वीक है, अच्छा हम करेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ओके बच्चों, नेक्स्ट अहमद आप रीड करो। Information is sent across the internet using pulses of visible light through long, thin glass fibers, and electrical signals through copper wires. State the name of one other type of electromagnetic radiation used to transmit information through long, thin glass fibers. बच्चों फाइबर ऑप्टिक में कहते हैं कौन सी रेज या वेव्स जा सकती हैं। एक तो उसने खुद विजिबल लाइट बोल दी है। फाइबर ऑप्टिक के अंदर आप याद रखें 2 ही रेज होती हैं बच्चों। एक होती है, चले मैं आपको नाम बताता हूं, आप इसमें से चूज करें, पजल आपके लिए, ठीक है? ये देखें एक मिनट, GXUVIMR, जिनने मेरे से लेसन लिया उनको याद होगा, जिक्सू विमर। सर इंफ्रारेड रेज होती हैं। इंफ्रारेड होती हैं, ठीक है जी। अब्दुल्ला इज बैक। इंफ्रारेड हमने वेव्स, तो ठीक है। सर इसको याद किया हुआ है कि राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल एक्स गैमा। वेरी गुड, जैसे भी याद किया, हर बच्चे का याद करने का एक तरीका है अपना। अहमद वेल डन, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूशन। इसको मैंने बहुत ही ज्यादा इजी जिक्सू विमर कर दिया, बस जी फॉर गामा रेज, एक्स इज अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट। बच्चों ये 2 चीजें ऑप्टिक फाइबर में यूज होती हैं, विजिबल लाइट और एक इंफ्रारेड, ठीक है? चलो वैसे एक बात बताओ, सब लोग एक एक यूज बताओ हर एक वेव का, हर बच्चा एक एक यूज बताए। चलो एनीबॉडी विद गामा रेज। सर गामा का कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। ओके, अब अब्दुल्ला आपने बता दिया, बाकियों की बारी। एक्स कौन होगा? अब्दुल्ला ने गामा बता दिया, गुड। नेक्स्ट कोई बच्चा? मेडिकल वो स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के लिए। एक्सरे मेडिकल स्कैनिंग के लिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए, वेरी वेल डन। यू? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट एज अ स्टेरिलाइजर या टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, या टैनिंग के लिए भी यूज होती है वैसे, ठीक है? कलर को टैन करना उसके लिए भी यूज होती है अल्ट्रावायलेट। और विजिबल लाइट, विजिबल लाइट किस लिए यूज होती है? सीइंग, देखने के लिए। यस, टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वेरी गुड। इंफ्रारेड, कोई और बच्चा बताए इंफ्रारेड किस लिए इस्तेमाल होती है? शाबाश, पता है आपको? कैमरास में। वेरी गुड। इंफ्रारेड के साथ अगर मैं लिखूं थर्मल स्कैनर या नाइट विजन कैमरा तो अच्छा नहीं हो जाएगा ज्यादा? अगर मैं थर्मल स्कैनर या नाइट विजन कैमरा लिख दूं? हाँ जी सर। थर्मल स्कैनर या नाइट विजन कैमरा। ओके, एम? माइक्रोवेव। ये कम्युनिकेशन या रेडार्स के लिए। वेरी गुड, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, रेडार, ओवन। और रेडियो? आर? टीवी कम्युनिकेशन या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, क्या लिखेंगे? टेलीविजन कम्युनिकेशन या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये हिली एरिया में कम्युनिकेशन के लिए। चले जी, स्टेट टू एडवांटेजेस बच्चों, स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ग्लास फाइबर रेदर देन कॉपर वायर। पहले हमारे जमाने में ना इंटरनेट कॉपर की वायर में आता था, लेकिन इतना मसला होता था, जरा से बारिश लग जाए, कभी कभी पता है क्रॉस टॉक होती थी, हम फोन उठाते थे, साथ वाले घर वालों की आवाजें आती थी उनकी फोन की। लेकिन जब से ऑप्टिक फाइबर आया है तो ये क्रॉस टॉक, नॉइज, ये सब खत्म हो गया। तो क्या एडवांटेज है ग्लास फाइबर का एज कंपेयर टू कॉपर वायर इंटरनेट के लिए? फास्ट है। वेरी गुड, फास्ट एंड रिलायबल है, ठीक है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सिक्योर डेटा है, क्या? सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, डेटा कैन नॉट बी टैप, चोरी नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों, समझ आई? और मोर डेटा कैन बी कैरिड। आपको पता है एक फाइबर ऑप्टिक 16,000 टेलीफोन कॉल्स को लेके जा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। मोर डेटा कैन बी कैरिड, क्लियर? ग्रेटर बैंडविड्थ। अब और बताऊं, अगर टेक्निकल वर्ड यूज करते हो तो ग्रेटर बैंडविड्थ, अभी सीएस वालों को बच्चों को थोड़ा सा शायद पता हो, लेकिन इसको बैंडविड्थ भी कहते हैं। मैंने वैसे 4-5 पॉइंट लिख दिए, इसने 2 ही मांगे थे, ठीक है? इनमें से कोई भी सकीना आप लिख सकती हैं। एमएच तो बहुत आसान पेपर है यार, अभी तक मजे का पेपर है। गुड, नेक्स्ट रीड करेगा जी कौन अभी आया है क्लास में रिसेंटली, किसने भी ज्वाइन किया क्लास में? अहमद आप रीड करो, सॉरी अब्दुल्ला आप रीड करो। ये तो सर जी पहले कभी सवाल किया हुआ। An initially uncharged rubber balloon is rubbed with a woolen cloth as shown in figure 5.1. Rubbing the balloon causes the balloon to have a negative charge. अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, बिफोर यू सी दिस क्वेश्चन, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, रमजान है, अहमद अगर किसी को बाय 1000 नोट का नोट दे रहा है, एक बेगर है, आप बताएं आप अहमद को पॉजिटिव कहेंगे या बेगर को पॉजिटिव कहेंगे? एक बात बताएं ऑनेस्टी से, एक बेगर को आप 1000 दे रहे हैं अहमद, आप लोग देख रहे हैं,
अहमद को नहीं पता कि इसके कोलीग्स इसको देख रहे हैं। हाँ बताए ना जल्दी, बेगर विल बी पॉजिटिव या अहमद विल बी पॉजिटिव? हु इज हेल्पिंग? अहमद। और बेगर रिसीवर है, तो एक कोई तो कहेगा बेगर की जरूरत है, लेकिन एक कहेगा यार क्या पता यार ये तो प्रोफेशनल बेगर ना होगी। हाँ सो इसका मतलब डोनर बिकम पॉजिटिव एंड एक्सेप्टर बिकम नेगेटिव, ये इस नेचर का लॉ है। इसी तरह बैलून को जब क्लोथ से रब करते हैं तो उसके ऊपर ले दिया है कि बैलून के पास चार्ज आ गया, बैलून के पास चार्ज आ गया नेगेटिव, तो बैलून बेगर हो गया ना। बैलून के पास चार्ज आ गया नेगेटिव, बैलून हो गया बेगर, और क्लोथ हो गया डोनर। क्या? डोनर। अब बताएं इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए? मनी और इलेक्ट्रॉन एक ही चीज है, डॉलर्स और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक चीज है। तो डोनर से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आने चाहिए? बैलून की तरफ। तो वुलन क्लॉथ लूजेस क्या चीज? चार्ज, इलेक्ट्रॉन। और डोनर बिकम पॉजिटिव नेगेटिव, अहमद बिकम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव and has a positive charge. अब समझ आई? बैलून gain electrons and become a negative charge. सकीना बात समझ आई? जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो हमेशा पॉजिटिव बनती है। यार ये तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री की बेसिक इक्वेशन है। अगर सोडियम के आउटर शेल में 281 है अहमद, जी सर आते हैं। ये आपको याद है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये सोडियम पॉजिटिव बन गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। आई डोंट वांट टू टीच केमिस्ट्री बट यहाँ पे ये चीज है। ठीक है आगे चलें। कौन? वो तो सर ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ अब। खैर है, कोई बात नहीं, पढ़ो। पढ़ो अहमद इसको। On figure 5.1, complete the labels on the diagram. Explain why the balloon stays negatively charged for a long time. अच्छा भाई डायग्राम को कंप्लीट करते हैं 5.1 को, यानी बैलून की डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। बैलून के ऊपर कौन से चार्ज आ गए? नेगेटिव। नेगेटिव आ गए ना, इसका मतलब बैलून के ऊपर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव बना देंगे। लेकिन एक मसला है, बैलून के जो अपने पॉजिटिव थे वो तो उधर ही रहेंगे ना, थोड़े से पॉजिटिव शो करने हैं। अच्छा लेकिन ज्यादा क्या शो करने हैं? सर ये तो क्वेश्चन में नहीं पूछा होगा। क्यों नहीं पूछा होगा? कंप्लीट लेबल। उन्होंने कहा देखिए कंप्लीट द लेबल्स ऑन द अच्छा डायग्राम। सॉरी आई एम सो सॉरी, वो वी आर डन। ओके थैंक यू। अगर वैसे फेल भी करना हो तो ऐसे फेल होगा। अच्छा कई क्वेश्चंस आते हैं उसमें फेल भी करना होता है। चलो, व्हाई बैलून बिकम नेगेटिवली चार्ज फॉर द लॉन्गर टाइम? ओ इलेक्ट्रॉन्स तो उससे कैसे रिमूव होंगे जब तक कोई मेटालिक चीज टच नहीं करेगी, कोई बंदा उसको टच नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं क्लोथ से, क्लोथ इज अ कंडक्टर, Static electricity. तो हम कहेंगे क्लोथ इज अ बैड कंडक्टर, क्लोथ इज अ बैड कंडक्टर which will allow या which will not allow? Which will not allow electron to travel. ठीक है बच्चों, तो ज्यादा और इलेक्ट्रॉन एयर से भी नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन एयर से भी फ्लो नहीं करते। ठीक है, नो क्लियर? हाँ अगर कोई मेटल टच कर दे बच्चों ऐसे, ओ हो फिर क्या होगा? एकदम से क्या होगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ग्राउंड में जाएंगे। पता है कभी कभार आप डोर हैंडल को पकड़े आपको शॉक लगता है, कभी कभार, सम टाइम, स्पेशली 2 मंथ्स पहले जो ये जो टाइम होता है ना हमारा विंटर्स में, जब लोग बहुत वुलन स्वेटर्स पहनते हैं, आपने देखा होगा कभी कभार किसी डोर हैंडल को, किसी फ्रेंड को आप सलाम करें, किसी फ्रेंड से फोन लें, आपको शॉक लगता है कभी कभार। कभी गाड़ी की डोर हैंडल को पकड़े आपको शॉक लगता है। ऑनेस्टली से बताएं किस किस को लगा है आज तक? लगा है सर। मुझे तो बहुत दफा लगा है। अल्लाह जी, हमारा जो हमें बताए सबसे कहाँ पे लगता है? हमारा जो कॉलेज ऑफिस। ओके जी नेक्स्ट, मिनाल आप रीड करेंगी या सकीना को बोलूं? चलो सकीना आप रीड करो, मिनाल थोड़ा she's a good listener माशाल्लाह। Rubbing the balloon causes the temperature of the air inside it to rise. Explain in terms of the particles of air why the volume of the balloon increases when the temperature of the air rises. ये सवाल है बच्चों, वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होता है बैलून का जब टेम्परेचर राइज होता है? और ये बात बैलून की हो रही है। ठीक है चलेंगे आप सर उसके वो पार्टिकल्स तेज मूव करेंगे, आप उसमें कोलाइड करेंगे, उसके वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, फिर वो एक्सपैंड हो जाएगा। ओके बाकी लोग अपना ओपिनियन दीजिए। मोहित ने कहा टेम्परेचर हाई होने से पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। Temperature increases, particles gain kinetic energy, they start moving further away, वेरी the गुड। pressure remains constant. अच्छा पार्टिकल में स्पेसिंग क्या हो जाएंगी? स्पेसिंग लार्ज हो जाएंगी ना, बिकॉज वो तेज से मूव करेंगे।
तो जिससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है ना। टेम्परेचर हाई, लेकिन एक चीज याद रखनी है, प्रेशर शुड बी केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, ये बात आपने लिखनी है। आप याद रखें, टेम्परेचर हाई करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तब होगा जब प्रेशर को आपने छेड़ना ही नहीं है। प्रेशर शुड बी केप्ट कांस्टेंट। क्लियर? तो ये सारी बात आपने लिख देनी है। रियान समझ आई? समझ आ गई? अच्छा अहमद, इनसे मैंने कहा था हम हाफ पेपर एक दिन करेंगे, हाफ पेपर उस दिन करेंगे ना, बिकॉज इनकी भी अगली क्लासेस है, मेरी भी अगली क्लास है। अब अहमद ये नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह मैं कल आपको कंप्लीट करवा दूंगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हुई इस पेपर से, 6 से लेके 10 तक कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको